बीजेपी के जम्मू दफ्तर के बाहर थम नहीं रहा है लगातार हो रहा प्रदर्शन। बीजेपी के अध्यक्ष आज कटरा पहुंचे अपने रूठे हुए नेता को मनाने, और फिर भी बीजेपी कह रही है कि सब कुछ है फाइन। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 9। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे सहयोगी पवन शर्मा। बात करेंगे आज हम बीजेपी के दफ्तर के बाहर लगातार हो रहे प्रदर्शनों की। उसके साथ साथ बीजेपी के कुछ नेताओं ने कैंपेन शुरू की और रूठों को मनाने की कवायद भी। उसी के साथ साथ रविंदर रैना कहां से कोशिश कर रहे हैं इस बार चुनाव लड़ने की, गुलाम नबी आजाद कैसे पड़ गए अलग थलग, महबूबा मुफ्ती क्यों नहीं लड़ रही चुनाव, और साथ ही साथ इंजीनियर रशीद को क्या मिल पाएगी बेल। ये सारी होंगी आज की चुनावी चालीसा की मुख्य खबरें। सबसे पहले शुरुआत बीजेपी के दफ्तर से। तीसरा दिन था आज लगातार जब बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी के ही कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। बीजेपी ने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की भी, मगर प्रदर्शन है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां तक कि दफ्तर में मीडिया और कार्यकर्ताओं की एंट्री भी बंद कर दी है। क्या कारण है कि बीजेपी की सूची पहले आई, फिर विड्रा हुई, फिर आई, मगर बावजूद इसके कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हो रहे। और आज छंब इलाके के कार्यकर्ता पहुंचे थे, कल रामबन से आए थे और उससे पहले जम्मू ईस्ट और जम्मू नॉर्थ से। पवन जी, क्या कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ता संतुष्ट हो ही नहीं रहे और लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जब से जी पहली लिस्ट आई थी उसके बाद इस लिस्ट को होल्ड पे रखा गया जी। फिर उसके बाद दूसरी लिस्ट आई तो सब एक नाम चेंज हुआ। जो एक नाम चेंज हुआ वहां पर ढोल बज गए, और जिसका नाम काटा गया वहां पर नारे बज गए, बवाल हुआ। रविंदर रैना को वहां पे पहुंचना पड़ा और वहां पर जाके उनसे बात करनी पड़ी। बीजेपी ऑफिस के भीतर आज शम्भ विधानसभा क्षेत्र के बहुत से लोग आ गए थे जिन्होंने आके कहा कि हमें लोकल चाहिए, हमें अखनूर का प्रत्याशी नहीं चाहिए। तो ये विरोध के स्वर जो हैं ये अभी और दूसरी लिस्ट आएगी उसके बाद भी उठेंगे। जो लिस्ट आ चुकी है वहाँ पर अगर विधानसभा लेवल पे बात करें तो हर विधानसभा के भीतर ऐसा हो रहा है, लेकिन रूठों को मनाने की कवायद भी जारी है। जो जम्मू नॉर्थ का अंदर से वो एक बवाल उठा था ओमी खजूरिया का, वो उनको मिठाई खिला दी गई है। वो मैंने देखा श्यामलाल शर्मा एक चीज में खुद एक्टिव हुए, उन्होंने पार्टी के किसी नेता को नहीं बल्कि खुद जाकर रूठों को मनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, अब मैं अगर वहां पर कैंडिडेट होता तो मेरा भी शायद यही प्रयास होता। ये सबसे ज्यादा बेहतर है कि आप जाके बात करिए, उनसे मिलिए। और ओमी खजूरिया एक बड़ा नाम है उस इलाके में, बीजेपी के पुराने वर्कर हैं। और शाम जी के साथ उनका जो है वो सर्कल भी बहुत पुराना है, तो उन्होंने जाके उनको मना लिया है। तो अब जम्मू नॉर्थ का मसला तो हल हो गया। अब बाकी वालों को भी ऐसी ही स्थिति आएगी, आस्ता आस्ता होता जाएगा। खबर एक जम्मू ईस्ट से भी है कि जम्मू ईस्ट में जो युद्धवीर सेठी हैं पुराने बीजेपी के नेता हैं, और लगातार जम्मू ईस्ट में ये कहा जाता था कि अशोक खजूरिया जी के बाद अगर कोई बड़ा नेता है तो वो युद्धवीर सेठी हैं। मगर अशोक खजूरिया जी और युद्धवीर सेठी में जो है अनबन रहती थी पूरे लंबे पॉलिटिकल करियर में। मगर आज एक खबर अच्छी आई है कि युद्धवीर सेठी जैसे ही टिकट अनाउंस हुई है अशोक खजूरिया जी के घर गए हैं, मिठाई खिलाई और उनसे आशीर्वाद मांगा। ये एक अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, नेता को ऐसा ही करना चाहिए। और जो पुराने नेता है उन्होंने भी, जैसा सब लोग जानते हैं कि अशोक खजूरिया एक माने हुए भाजपा के नेता हैं और जम्मू ईस्ट विधानसभा से वहां पर वो विधायक रहे और दो बार विधायक रहे। और सरकार के अंदर धाक थी उनकी। जिस तरह से श्यामलाल शर्मा की कांग्रेस के अंदर है, तो भारतीय जनता पार्टी में अशोक खजूरिया का नाम भी उन नेताओं की लिस्ट में शामिल है। और वहां पर जब वहां पर उन्होंने चुनाव जीता था, उसके बाद जब युद्धवीर सेठी और पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो अशोक खजूरिया के साथ थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था। लेकिन आज एक बड़ी पहल की युद्धवीर सेठी ने, वो तुरंत उनके घर पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया और साथ में ये भी कहा कि आपके आशीर्वाद के बिना मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। तो उन्होंने भी कहा तथास्तु, जाइए हम आपके साथ हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, वो होनी भी चाहिए थी। और अभी एक और खबर दर्शकों को बता देते हैं कि शाम विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था वहां पर भी उनको मनाने की बात चल रही है। इसी तरह से सांबा, कठुआ, जितने भी इलाके हैं वहां पर भी भाजपा के कुछ नेताओं को डिप्यूट कर दिया गया है कि रूठे हुए जो लोग हैं उनके पास जाइए, उनसे बात करिए, ताकि इस तरह की जो स्थिति है वो आगे भी ना आए। बीजेपी ने सुना है कि अपने जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रभारी हैं उन सबको कहा है, मंडल प्रधानों को, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रभारी और जिला अध्यक्षों को, कि जहां जहां भी रूठे हुए नेता हैं उन
उनसे जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि उनसे मिलके बैठ के बात करिए और ये कहिए कि ये पार्टी का फैसला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अमित शाह जी का फैसला है और आपको ये फैसले के साथ चलना है। पार्टी हर एक कार्यकर्ता का ख्याल रखती है, इसलिए पार्टी बाकी नेताओं के बारे में भी सोचेगी। सरकार बनेगी तो सबका विकास होगा, तो सबका साथ और सबके विकास की तो पहले भी बात बीजेपी करती रही। लेकिन इसी बीच में एक और खबर भी है आज की, गुलाम नबी आजाद की। गुलाम नबी आजाद ऐसा लगता है कि सरेंडर हो गया, बस पार्टी बनाई थी कांग्रेस को छोड़कर, यहाँ पे आके बहुत से कांग्रेस के लोग शामिल हुए, फिर वो वापस आ गए। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आज़ाद साहब खुद चुनाव लड़ेंगे, आज़ाद साहब ने मना कर दिया। पहले कहा कि लोकसभा का चुनाव कश्मीर में लड़ेंगे, उन्होंने वहाँ से भी मना कर दिया। और आज एक बड़ा वाक़या जो हुआ, एक बड़ी स्टेटमेंट गुलाम नबी आज़ाद की कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो अपने दम पे चुनाव। जी एक चीज समझ नहीं आ रही कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो सेहत का हवाला दिया है वो अचानक से दिया, और मैंने उनके पार्टी के कुछ नेताओं से बात भी की। अंदर खाते में बात यह है कि कहीं गुलाम नबी आज़ाद बहुत ही अलग थलग और अकेले पड़ गए हैं। गुलाम नबी आज़ाद के किसी समय में जम्मू कश्मीर की कांग्रेस में इतनी धाक थी कि उनके बिना कोई फैसला होता ही नहीं था। फिर एक समय ऐसा आया कि जब कांग्रेस छोड़ी तो बड़ी संख्या में नेता साथ आ गए। उनके सबसे पहले सिपह सालार थे ताराचंद, जिनको उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर बनाया, यानी कि 12 साल पावर दी आज़ाद साहब ने। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद के दूसरे सबसे स्ट्रांग सोल्जर हुआ करते थे गुलाम अहमद सरूरी। सबसे पहले ताराचंद छोड़ गए और सबसे अंत में परसों गुलाम अहमद सरूरी, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंट सीट से, और साथ में कटड़ा से जुगल किशोर भी छोड़ गए, वो भी गुलाम नबी आज़ाद के बहुत करीबी थे, उन्होंने भी अलविदा कह दिया। ऐसे में आपको क्या लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद को अपने ही सोल्जर्स ने धोखा दिया, या गुलाम नबी आज़ाद ने आज अपने जो कैंडिडेट रखे थे उन्हीं को धोखा दे दिया? क्या हुआ है? नहीं देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, कैंडिडेट्स ने धोखा दिया, जहां उनके वर्कर्स ने धोखा दिया, मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूं। गुलाम नबी आज़ाद के बारे में हम बता देते हैं। गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसा चेहरा था जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के अंदर एक बड़ा चेहरा, और यह भी कहा जाता था कि कांग्रेस के अंदर गुलाम नबी आज़ाद खुद टिकटों को देते थे, किसको टिकट देनी है, कौन वहाँ पर मंत्री बनेगा, वो खुद फैसले लेते थे, दिल्ली का इंतजार कम करते थे। लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद जो अपनी पार्टी बनाई थी, उस पार्टी को नहीं चला पाए। लोग उनके साथ जरूर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद जो है वो पार्टी की कमान को पूरी तरह से संभाल नहीं पाए, और यही हुआ कि बिखराव इतना हुआ कि आज वो अलग थलग पड़ गए और खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं आ सकता हूं, आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो आप खुद लड़िए, नहीं भरा है तो भरिए, नहीं भरिए मेरे जिम्मे मत रहिए। अगर कहा जाए तो डीपीएपी का अंत हो गया है। एक साफ सी बात है, जब उन्होंने यही कह दिया कि आपको नामांकन वापस लेने हैं तो ले लीजिए, इसका मतलब है डीपीएपी चुनावों में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब आते हैं एक बहुत और अहम खबर है। एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, गड्डी जावे पुंछ रजौरी मैते तक्का चोरी चोरी, नारो बाबला। कारण यह था कि रविंदर रैना जी पर यह खास गाना वही खुद गाया करते थे, और कारण था कि उनका रजौरी बेल्ट में ही उनका अपना कॉन्स्टिट्यूंसी थी नौशहरा। मगर खबर एक बहुत बड़ी आ रही है, जो लोग, जो कार्यकर्ता, जो नेता बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां इस समय हमारा स्टूडियो भी है और बीजेपी का दफ्तर भी है, एक पॉश कॉन्स्टिट्यूंसी, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी पर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना ताल ठोक सकते हैं। यहीं से प्रबल दावेदारी है टिकट की। तो क्या कारण है कि पिछले अपने कट्टर प्रतिद्वंदी जो कि बीजेपी में भी आ गए थे, फिर वापस अब एनसी में चले गए, सुरेंद्र चौधरी, उनके डर के कारण रविंदर रैना नौशहरा नहीं जा रहे, या फिर रविंदर रैना को यह सीट सेफ लग रही है, या पार्टी यहां लड़ाना चाहती है? क्या कारण हो सकता है? इसमें 3 कारण हैं जी। एक तो सुरेंद्र चौधरी वहां पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें नौशहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड ली थी। दूसरा, जो पहला चुनाव हुआ था रविंदर रैना, तब वो सेकंड नंबर पे आए थे, बहुत कम वोटों से, वो भी वहां पर हंगामा हुआ, कुछ लोगों की लड़ाई होगी, तो सुरेंद्र चौधरी जो है वो दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन टक्कर कांटे की थी। इस बार नौशहरा में बहुत ही टक्कर का मुकाबला था, इसलिए लग रहा है कि रविंदर रैना ने सोचा कि सेफ सीट चाहिए, तो वो हो सकता है कि जम्मू बाहू के ऊपर आ जाए और वहां से चुनाव लड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि वो चुनाव ही ना लड़े। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी चुनाव भी ना लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो नौशहरा है, वहां पर रविंदर रैना के कजन जो हैं वो उम्मीदवार हो सकते हैं। राकेश रैना का नाम चल रहा है। और दूसरी ओर बात यह है कि पवन जी, पार्टी भी हमेशा ये चाहती है कि उनका जो लीडर है, उनका जर्नल है, वो नहीं हारना चाहिए। हिमाचल में हमने देखा था, ऐसे ही हुआ था। प्रेम कुमार धूमल
अपनी सीट हार गए थे और हिमाचल में बीजेपी जीत गई थी। फिर जयराम ठाकुर को चुनकर लाना पड़ा था सीएम बनाने के लिए। तो कहीं बीजेपी नहीं चाहती कि उनका अध्यक्ष चुनाव हारे। शायद यह भी कारण हो सकता है कि बाहू सीट पर सेफ लग रहा हो और रविंदर रैना यहां से ताल ठोक रहे हो। अगला एक और बात जो एक और पूर्व मुख्यमंत्री की, महबूबा मुफ्ती। क्या महबूबा मुफ्ती का भी ये चुनावी के बाद ही समझ लीजिए उनका भी पॉलिटिकल कैरियर धीरे धीरे पीछे जा रहा है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है, या फिर कारण यह हो सकता है कि बेटी को चुनाव लड़ा रही हैं और साथ में किंग मेकर की भूमिका में आ सकती हैं। जैसे कि केंद्र सरकार में हम देखते हैं मायावती बहुत सालों से चुनाव नहीं लड़ती हैं, केवल पार्टी को लड़ाती हैं और बाद में किंग मेकर की भूमिका में आना चाहती हैं। क्या महबूबा मुफ्ती भी इस राह पे जा रही हैं? क्या लगता है? देखिए, महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा का चुनाव हारने के बाद ही बोल दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था, हालांकि उमर ने बाद में अब वो मान गए हैं वो गांधरबल से लड़ेंगे, लेकिन महबूबा ने कह दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। हाँ, महबूबा ने अपनी बेटी इल्तिजा को मार्केट बाजार में मतलब राजनीतिक बाजार में राजनीतिक के सफर के ऊपर उसको शुरू कर दिया है और खुद वो चाहती हैं कि वो मॉनिटर करें पूरी इलेक्शन को और मैनेज करें कैंडिडेट्स कौन कौन से वहां पर होंगे, और जब कोई नंबर आ जाता है फिर दूसरी पार्टी से बात करें। जो आज सूची आई है उसमें एक पत्रकार तजम्मुल को भी सीट मिली है बांडीपुरा से, हमारे साथ उन्होंने काम भी किया है। तो कहीं ना कहीं मीडिया के भी काफी सारे लोग जो है, जम्मू से भी खबर चल रही थी कुछ पत्रकार आ सकते हैं, मगर बात यह है कि बीजेपी की टिकट के पीछे उनके नेता एडजस्ट नहीं हो रहे, तो पत्रकार कौन करता है। तो आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से, और वो है बारामूला से एमपी और इंडिपेंडेंट जीत कर आए हुए एमपी इंजीनियर रशीद की। इंजीनियर रशीद को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने रिजर्व रख दिया है उनकी बेल पर अपना फैसला, और 4 सितंबर को फैसला आएगा, यानी कि अगले बुधवार को। तो कहीं ना कहीं जो 28 अगस्त को कल फैसला आना था, उसी फैसले को अब एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो लेट हो रही है उनकी बेल, इससे लग रहा है कि इंजीनियर रशीद या उनकी आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, जो फैसला उनको लेना है टिकट देने के लिए, कहीं उसमें विलंब हो सकता है और दिक्कत आ सकती है उनको। हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियर रशीद आज बाहर होते तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हो जाती, कौन कौन से फाइनल करने हैं वो भी हो जाते। हालांकि वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है, क्योंकि उनका बेटा पहले भी प्रचार प्रसार में व्यस्त था, तो अभी भी वहाँ पर है। इनका भाई भी मार्केट में इस समय आ चुका है, वो भी चुनावी मैदान में है। लेकिन हाँ, अगर इंजीनियर रशीद आज बेल पे बाहर आ जाते और कल वो कश्मीर पहुँचते, मीटिंगें करते, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिजर्व में फैसला रखा गया है, अगर वो उस डेट को भी बाहर आ जाते हैं तो कश्मीर में नेक्स्ट राउंड के लिए और ज़्यादा प्रचार वहाँ पर। कश्मीर से आज एक और खबर आई है, अपनी पार्टी के युवा नेता और कश्मीर में पिछले 4 साल से श्रीनगर के मेयर रह चुके जुनेद अजीम मट्टू ने भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि मेरे अल्ताफ बुखारी साहब के साथ तो रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मगर मैं अपना पॉलिटिकल कैरियर कुछ और देखना चाहता हूं। तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को कश्मीर में एक चेहरा मिल रहा है, या अजीम मट्टू फिर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं? क्या लगता है? देखिए, जुनेद अजीम मट्टू जो मेयर रहे हैं, उनका भाजपा के साथ पहले भी संपर्क रहा है, और एज ए मेयर प्रधानमंत्री मोदी उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने उनका नाम भी लिया था, और कश्मीर में एज ए मेयर में जुनेद ने काम भी अच्छा किया, और वो एलजी मनोज सिन्हा के भी नजदीकी हैं, करीबी क्योंकि वो काम करने वाला है। तो उसने वहां पर काम किया था, जिस वजह से प्रशासन के अंदर अच्छी पकड़ भी है और पॉलिटिकल लोगों के साथ भी अच्छे लिंक है। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मैदान में उतार दे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो वो पहले ही आ चुके हैं, तो अब वो वहां तो वापस नहीं जाएंगे, तो बीजेपी की तरफ वो देख सकते हैं। बिल्कुल, बीजेपी उन्हें मैदान में। और एक खबर पवन जी आज और आई है, वो कांग्रेस के हवाले से है। हमारी आज की ये आखिरी इस पे चर्चा करते हैं। वो ये है कि कांग्रेस भी कुछ सीटों पर दोबारा चिंतन मंथन कर रही है, जहां जहां उन्हें लगता है कि बीजेपी के कैंडिडेट वीक हो सकते हैं, वहां वो अपने प्रत्याशियों को भी बदल सकते हैं। ये एक खबर आई है, और इसलिए कांग्रेस ने अगले 2-3 दिन लिए हैं सेकंड और थर्ड फेज की सूची देने के लिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की नीति पहले वही जो पहले लोकसभा चुनाव हम हमेशा कहते रहे थे कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उसको देखते हुए हम ऐसा करेंगे, और उनको लाभ भी मिला। और जम्मू कश्मीर में भी वो उसी ट्रैक के ऊपर है कि जहां पर कौन सा कैंडिडेट दिया है उसके मुकाबले का हम कौन देंगे। अब जो 5-6 सीटें रहती हैं जिसके ऊपर अनाउंसमेंट करनी है, या फिर कश्मीर की है, वहां पर कौन आएगा, तो वहां पर कौन सा कैंडिडेट देना है। खास करके जम्मू डिवीजन के भीतर वो इंतजार कर रहे हैं 5 विधानसभाओं का, मढ़ का, बिश्नाह का, कठुआ का,
और साथ में और अभी आपका उन्होंने नौशहरा। नॉर्थ और ईस्ट भी नहीं दिया हुआ, हाँ नहीं, वो साउथ तो भी अलग नहीं है। दिया, साउथ भी नहीं दिया। वो तो अलग की हाँ। बात है, लेकिन 5 का इंतजार हो रहा है और मुझे लग रहा है जो कांग्रेस कल कुछ टिकटें अनाउंस करेगी और परसों दोपहर तक तो सारी टिकटें इनकी अनाउंस हो जाएंगी। हो जाएंगी। तो ये था आज सारे दिन का चुनावी ताना बाना कि आज सारा दिन चुनावी दौर में किस राजनीतिक पार्टी ने क्या किया, किसने क्या कहा, वो सब हमने आपको बताया। लगातार चुनावी चालीसा में आपको कैसा लग रहा है, आपको ये प्रोग्राम इंफॉर्मेटिव लग रहा है या नहीं, आप इसमें और क्या ऐड ऑन चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए। मगर आपका जो हमें भरपूर प्यार मिल रहा है वो बहुत सही लग रहा है और कोशिश कर रहे हैं हम दिन भर में जम्मू कश्मीर में जो भी खास होता है चुनावों के हवाले से वो आपके तक जरूर पहुंचाएं और आपको पूरी तरह से खबर को कंफर्म करके बताएं। तो बहुत धन्यवाद, मुझे और मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी और हमारे कैमरा टीम को इजाजत दीजिए। कल दोबारा चुनावी चालीसा का अगला एपिसोड लेकर आएंगे, तब तक के लिए।